बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। कुर्रलिश उस्मान की किस्त नंबर 85 एक मिली जुली किस्त रही, यानी कि इसमें ऐसे वाक़यात भी थे जिससे मद्दाहों के दिल खुश हुए और इसके साथ साथ दुखी करने वाले वाक़यात भी थे। आलिम शाह और गिहातों की गिरफ्तारी का मज़ा उमर बे की मौत ने ख़राब कर दिया और यही दुख रहा कि वो ओरहान को तो देख लेते। इस किस्त का सबसे बड़ा विलन बरकिन बे था और बरकिन बे और सालवी खातून के अलावा कई नए किरदार शामिल हो चुके हैं जिनके आने से ड्रामे का माहौल टेंशन से भरपूर हो गया है और ये चूंकि कबीले के अंदर है तो ज्यादा खतरनाक हैं। बहरहाल आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि क्या कॉनर एल्प सुल्तान मसूद के सामने उस्मान बे की गवाही देगा, क्या सुल्तान उस्मान को माफ कर देगा, गिहातो खान का क्या होगा और बरकिन बे कबीले में क्या क्या कार्रवाई कर सकता है और इसकी अगली प्लानिंग क्या होगी। तो नाज़रीन इकराम, आलिम शाह का किरदार ख़त्म हो चुका है और ऑफिशियली बोज़दैक फिल्म्स और ATV ने आलिम शाह का किरदार अदा करने वाला अदाकार जिसका नाम तैनर तोरान है, उनके कुर्रलिश उस्मान से रुखसत होने पर इनका शुक्रिया भी अदा कर दिया है। इस किरदार के मुतालिक मेरा फाइनल तबसरा ये है कि तैनर तोरान, जो कि ओइनिश बुयुक सल्जूकलों में तुरना के वालिद और शर्मजार के अमीर एल्तबर का किरदार अदा कर चुके हैं, तो उस किरदार में उन्हें वो शोहरत नहीं मिली जो इन्हें आलिम शाह के मनफी किरदार ने कुर्रलिश उस्मान की चंद अकसात में ही दे दी। लेकिन अब ये ना हो कि तैनर तुरान बारबरसलार में भी किसी मनफी किरदार में आ जाएं, क्योंकि आलिम शाह के किरदार में इनकी अदाकारी ने चंद अकसात में ही हमारा ब्लड प्रेशर जितना बढ़ा दिया है तो उसे नॉर्मल होने में कुछ अरसा तो लगेगा। और ये अक्सर देखा गया है कि कोई भी गुमनाम अदाकार कुर्रलिश उस्मान में आकर फेमस हो जाता है और ये मनफी किरदार आलिम शाह को ज्यादा सूट किया है। लेकिन अफसोस ये है कि आखिर में आलिम शाह अपना कोई भी मकसद हासिल किए बिना मर जाता है, क्योंकि आलिम शाह का तकब्बुर उसके खौफ पर गालिब आ गया और उसे अपने मंसूबों पर इतना एतमाद था कि मौत ने उसे अचानक घेर लिया। इसी तरह उमर बे भी एक तारीखी किरदार था, लेकिन मद्दाहों ने उमर बे की इस तरह की मौत को पसंद नहीं किया जो कि उनकी कुर्रलिश उस्मान में दिखाई गई। उनका कहना है कि उमर बे को मैदान जंग में बहादुर की तरह मरते दिखाया जाना चाहिए था, न कि अपने ही किसी गद्दार के हाथों। लेकिन मद्दाहों को ये भी सोचना चाहिए कि उमर बे की मौत के बारे में तारीख में कोई भी मालूमात दस्तयाब नहीं, तो इसलिए राइटर की मर्जी है कि उनकी जिस तरह की भी मौत दिखाए। लेकिन उमर बे को लोग कुर्रलिश उस्मान में मजीद देखना चाहते थे। मजबूरी ये है कि वो दास्तान में भी काम कर रहे हैं, इसलिए इनका किरदार ख़त्म करना पड़ा। लेकिन नाज़रीन इकराम, कुर्रलिश उस्मान में इनका खून ज़ाया नहीं जाएगा और आने वाली अक़सात में हम उस्मान गाजी की तरफ से ज़बरदस्त इंतकाम देखेंगे। अब रह गए बरकिन बे और सालवी खातून, तो ये इंतहाई मनफी किरदार हैं। बज़ाहिर तो ये अलबास्ती और सिनमा खातून की ही कॉपी लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। नाज़रीन इकराम, सालवी खातून की मलहुन से दुश्मनी की वजह तो समझ में आती है कि वो मलहुन से शदीद हसद करती है, और मुझे उसके वो डायलॉग सुनकर हंसी भी आई जिसमें वो कहती है कि तुम हमेशा अच्छे घोड़े पर बैठी हो, तो आज घोड़े की बजाय गाड़ियाँ हैं। लेकिन हसद वैसा ही है जैसा काबिल हाबिल के दौर में था। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सालवी खातून के आने से कबीले की औरतों में नफरत, हसद और साजिशें उरूज पर पहुँचेंगी और सालवी का टारगेट मलहुन के बाद बाला होगी। लेकिन बरकिन बे की उस्मान से क्या दुश्मनी है? तो नाज़रीन इकराम, बरकिन बे अपने इक़्तिदार के सामने उस्मान को सबसे बड़ा खतरा समझता है और उस्मान गाजी के कत्ल का प्लान बनाने से पहले वो उस्मान की फैमिली पर हमले करेगा। और वो हमले इस किस्म के होंगे, मसलन वो बाला या मलहुन में से किसी का भी बच्चा ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है, या फिर मलहुन के दिल में इतनी नफरत भरने की कोशिश की जाए कि वो बाला का बच्चा अलाउद्दीन कत्ल करने का सोचने लगे, या ये भी हो सकता है कि मलहुन खातून ही इनका डायरेक्ट टारगेट होगी। इसके अलावा मलहुन और बाला के दरमियान दोबारा से दुश्मनी और हसद पैदा करने की कोशिश होगी और इनकी आपस में लड़ाइयाँ करवाई जाएंगी, या फिर मलहुन और उस्मान के दरमियान जो एतबार और मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो चुका है उसे ख़त्म करने की कोशिश होगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उमर बे के कत्ल का इल्ज़ाम किसी और तुर्कमान सरदार पर लगाकर उसे मलहुन का टारगेट बना दिया जाए, ताकि बरकिन बे पर से हर एक की तवज्जो हट जाए और वो मशकूक न बने। इस लिस्ट में आप लोग भी इजाफा कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि अब कबीले में बरकिन बे और सालवी क्या कुछ मजीद कर सकते हैं। और फाइनली नाज़रीन इकराम, मैं यही कहूँगी कि बरकिन बे नामी ये किरदार बहुत सफाक, जालिम और खौफनाक है। इससे पहले ऐसी सफाकियत दिर्ल शर्तुल में नोयान के किरदार में नजर आई थी। लेकिन मद्दाहों को ये गिला है कि अब चूंकि कॉनर एल्प की उस्मान के कबीले में आमद हो चुकी है तो कहानी को कॉनर एल्प पर फोकस करना चाहिए था। कुछ इनके माजी के बारे में भी मद्दाहों को बताना चाहिए था, क्योंकि हमें गैंजा बे और तोरहान एल्प तक का तो मालूम हो गया है कि वो कहाँ से आए हैं, लेकिन कॉनर एल्प के मुतालिक अभी भी किसी को कुछ भी मालूम नहीं।
इसी तरह आकचा कोजा भी अब कम कम ही देखने को मिल रहा है, तो फोकस इन दोनों पर करना चाहिए और इन दोनों हकीकी आल्प्स की कोई स्टोरी चलाई जाती। लेकिन बहरहाल ये महमद बोजदैक का फैसला है, तो क्या करें। हो सकता है कि इन्होंने आने वाली अक़सात में इनके लिए कोई अच्छी स्टोरी सोच रखी हो। अब अगर बात करें गेहातू की, तो नाज़रीन इकराम, गेहातू का किरदार ख़त्म नहीं हुआ और ना होगा। महमद बोजदैक इतनी बड़ी तारीख़ी गलती नहीं कर सकते कि गेहातू, जो कि इल्खानी सल्तनत का हुक्मरान बना था, उसे उस्मान जैसे एक कबायली सरदार के हाथों कत्ल करवा दें। बेशक उस दौर में इल्खानी सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी, मगर इतनी भी ना थी कि एक कबायली सरदार गेहातू खान को पकड़ ले। अलबत्ता ड्रामे की हद तक ये मुमकिन है, और गेहातू को यकीनन इस शर्त पर छोड़ा जाएगा कि अरगोन खान के वो 20,000 सिपाही यहाँ तक ना पहुँच सके, और यहाँ उन मदाहों को मायूसी होगी जो 20,000 की फौज देखने के मुंतजिर थे, क्योंकि महमद बोजदैक चाहते हैं कि हम इन 2-3 दर्जन मंगोलों को देखकर ही खुश हो जाएं। चले कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खुश हो जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये भी हो सकता है कि गेहातू को किस तरह फ़रार करवा दिया जाए या वो खुद फ़रार हो जाए। अगर गेहातू फ़रार होता है तो इसमें जर्मियान कबीले का गंगोर बे या फिर बरकिन बे मदद कर सकते हैं, क्योंकि गेहातू की मौत उस्मान को मज़ीद मजबूत करेगी और तमाम तुर्कमान उस्मान बे की सरबराही कबूल कर सकते हैं, जो कि ना तो जर्मियान रियासत के लिए काबिल कबूल होगा और ना बरकन बे के लिए। उधर सुल्तान मसूद भी उस्मान का शदीद दुश्मन बन चुका है, और वो गेहातू की मौत इसीलिए रोकना चाहता है कि वो अरगोन खान से सख्त खौफजदा है कि वो मंगोल फौज के साथ कहीं उस पर ना हमला कर दे, और सल्जूकी सल्तनत में जो इसकी नाम नेहाद सुल्तानी है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। अब जब उस्मान बे अपनी आंखों से सुल्तान मसूद के ये हालात देखेगा, तो तभी उसे अलग रियासत के ऐलान की एक मजबूत वजह मिल जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, उस्मान बे की बेगुनाही कि वो सुल्तान के कत्ल में शामिल नहीं था, और आलिम शाह की खुफिया तौर पर कभी जर्मियान कबीले से प्लानिंग और कभी बाज़ंतीनी तकफूर के साथ मशवरे वगैरह, तो इन सब राजों का पर्दा सिर्फ कॉनर रैल्फ ही फाश कर सकता है। और इस वक्त सिर्फ एक कॉनर रैल्फ ही है जो कि उस्मान बे के हक में गवाही दे सकता है, क्योंकि कॉनर रैल्फ आलिम शाह के तमाम गंदे कामों का चशमदीद गवाह है। लेकिन इसके बावजूद अगर सुल्तान मसूद उस्मान के खिलाफ ही रहता है और उस्मान पर इल्ज़ाम लगाकर इसकी गिरफ्तारी और मुकदमा चलाकर उसे सज़ा देने पर ही अपनी ज़िद कायम रखता है, तो ऐसी सूरत में वो रियासत जो इसके एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ ही न दे सके और जालिमों के खिलाफ इसका साथ न दे सके, तो उसके साथ वफादारी बरकरार रखने का हौसला उस्मान बे में नहीं हो सकता, और ये बात अलग रियासत तक जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, अलग रियासत का मौका आने में मेरा ख्याल है कि अभी चंद अक़सात और गुजार दी जाएंगी, और आने वाली अक़सात में सुल्तान मसूद पर ज़्यादा फोकस होगा। हो सकता है कि इसी दौरान सुल्तान मसूद का भाई कलीच अरसलान अपनी सुल्तानी का ऐलान कर दे और सुल्तान मसूद के खिलाफ बगावत शुरू कर दे, और सुल्तान मसूद की तवज्जो उस्मान बे से हट जाए और अपना तख्त बचाने की तरफ हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था किस्त नंबर 85 के बारे में मेरा एक रिव्यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया।